हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम एक और सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का है और 2017 का है। ठीक है जी, आइए फटाफट से श्री गणेश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दस पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा नहीं, पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ये बात हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी कि अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म के पास बेटा एसेट्स कम रह जाए लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो बेटा पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से पे करेंगे। तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। A and B were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admitted C as a new partner. The new PSR between A, B, and C was 3:2. A surrendered 1/4 of his share in favor of C. Calculate B's sacrifice. बेटा A ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि मैं पहले एक बार A का सेक्रीफाइस देख लेता हूँ। 1/4 ऑफ A's शेयर, A का शेयर कितना था? 4/7, यानी कि जो ए का सेक्रीफाइस था वो कितना था? 1/7। टोटल सी को मिला कितना है? टोटल सी को मिला 2/7। अगर उसमें से 1/7 ए ने दिया था तो बी का सेक्रीफाइस कितना होगा? बी का सेक्रीफाइस भी 1/7 होगा। आओ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एंड आई वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profits equally. Their fixed capital were 1,50,000 respectively. Partnership deed provided for interest on capital at the rate 10% per annum. For the year ended 31st of March 16, the profits of the firm were distributed without providing for interest on capital. मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। बेटा पी और आई दो पार्टनर है मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एनालिटिकल टेबल बना रहा हूँ, लेकिन रफ फॉर्म में बना रहे हैं बेटा। 1 मार्कर्स है, हमें सीधा जर्नल एंट्री दिखानी है तो भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म पे करेगी और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1 लाख की कैपिटल और 50,000 की कैपिटल पे 10-10%, तो इनके लिए तो इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान है। नुकसान डेबिट में जाएगा, इनकम क्रेडिट में जाएगी। अब भैया बैलेंस निकाल लो। 15,000 का क्रेडिट में बैलेंस आ गया, पार्टनर्स में बांट दो। जब आप बांटोगे तो ये डेबिट में बच जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। तो 7500 यहाँ से 2,500 रुपए का क्रेडिट और यहाँ से 2,500 रुपए का डेबिट बैलेंस निकल कर आया। जो डेबिट है उसको जर्नल एंट्री में भी डेबिट कर दो, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। शायद एक बार लेट मी चेक। फिक्स्ड कैपिटल, यस, एंट्री करंट से करना। आई करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। लो जी, हमने करंट से एंट्री कर दी है 2,500 रुपए की। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। X Limited invited application for issuing 1,000 debenture of 100 each at a discount of 6%. Application for 1,200 debenture were received. Pro rata allotment was made to the applicants. Pass necessary journal entry for the issue of debenture, assuming that the whole amount was payable with application. ठीक है जी, आओ जर्नल एंट्री करते हैं। आप डिबेंचर 100 रुपए का 6% डिस्काउंट पर बेच रहे हो। डिस्काउंट तो फेस वैल्यू पे निकलती है। 100 रुपए का डिबेंचर था तो 6 रुपए। 1,000 डिबेंचर इशू करना चाह रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,200 डिबेंचर की। तो बेटा 1,200 शेयर के ऊपर आपके पास 94 आए। आप कैलकुलेशन को देख लेना कैसे आसान करोगे। 1 लाख रुपए के डिबेंचर है मेरे पास। आकाश, आकाश, 1 लाख रुपए डिबेंचर के लिए आए। 6,000 रुपए की डिस्काउंट है और 200 डिबेंचर के ऊपर 94 रुपीज आए, यानी कि 18,800। कर लो जी जर्नल एंट्री। सबसे पहले पैसे आने की एंट्री। पैसे आते टाइम हम कभी नहीं देखते किस बात का है। पैसे जब भी आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे आए हैं मेरे पास 1,12,800। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
एक बार चेक कर लेते हैं डिबेंचर की परसेंटेज। 9% वाले डिबेंचर है तो 9% डिबेंचर। या काम करो, पहले डिस्काउंट की जगह भी छोड़ो। 9% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट हमेशा नुकसान है, डेबिट करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और कुछ पैसे आपने रिफंड भी करने हैं बैंक अकाउंट। आपने डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम के पैसे रिसीव करे हैं, जितने पैसे रिसीव करे वो लिख दिए। डिस्काउंट 6,000 रुपए थी वो लिख दी। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू 1,00,000 रुपए के डिबेंचर थे और 18,800 रुपए आपको रिफंड करने हैं बैंक के सामने, वो चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं जी। Y Limited forfeited 100 equity share of 10 each for a non-payment of first call of 2 per share and final call of 2 per share was not yet paid. ये वर्ड नॉट होगा यहाँ पर, was not yet made। फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी नहीं गई है, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं आए हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दी शेयर कैन बी रीइश्यूड। बेटा 10 रुपए के शेयर में अगर 2 मांगे नहीं गए और 2 दिए नहीं है तो टोटल पैसे 6 रुपए आए। 6 रुपए आपने जब्त किए होंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो रीइश्यू के टाइम पर, जितना आपने जब्त किया है। तो आपने 100 शेयर पे 6 रुपए जब्त किया, यानी कि 600 रुपए जब्त किए। आगे बढ़ जाते हैं। Gupta and Sharma were partner in a firm. They wanted to admit 2 more members in the firm. List the category of individuals other than minor who cannot be admitted by them. बेटा आप माइनर के अलावा किनको एडमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले बेटा एक इनसॉल्वेंट पर्सन को आप एडमिट नहीं कर सकते। अगर कोई इनसॉल्वेंट है वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने किसी को डिसक्वालीफाई किया है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा बेटा कोई पर्सन मेंटली इल है तो बाबू वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। आगे बढ़ जाओ जी। 7th क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, ये ना डिबेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। पहले तब वो वाला चैप्टर भी हमारे कोर्स में होता था। तो कहता है अमर, राम और मोहन सोहन पार्टनर है किसी फर्म में, पुरानी पीएसआर 2211 on 31st of January 2017 सोहन रिटायर। ये लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो गया जी। On Sohan's retirement, goodwill of the firm was valued at 70,000। नई पीएसआर भी बताता है मुझे। Show your working clearly, pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on Sohan's retirement। बेटा सोहन रिटायरिंग पार्टनर है तो इसको तो गुडविल का हिस्सा मिलेगा मिलेगा। इसका शेयर था 17, सॉरी 1, हाँ जी 17 था, 70,000 का 17, तो इसको तो 10,000 रुपए गुडविल के मिलने ही मिलने हैं। अगर किसी ने सेक्रीफाइस और कर दिया तो उसको भी दे दो। बेटा आप गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते हैं। अमर के एंगल से सोचो, नया शेयर 5/7, पुराना 2/7, तो आपने तो गेन कर लिया अच्छा खासा। आप सोचो राम के एंगल से, नया शेयर 1/7, पुराना शेयर 2/7, आपने 1/7 का सेक्रीफाइस कर दिया। सेम वे मोहन ने भी बेटा 1/7 का सेक्रीफाइस कर दिया। तो राम और मोहन को भी गुडविल में हिस्सा मिलेगा जैसे सोहन को मिल रहा है, और अमर सबको पैसे देगा जी। आओ जी यहीं पर कर देते हैं फटाफट से सॉल्व जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले बेटा सोहन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, सोहन की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, राम और मोहन को भी क्रेडिट कर दो। जिसने सेक्रीफाइस किया उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। राम की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया हमने, मोहन की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया। अमर सबको पे करेगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन्होंने सबने बेटा 1/7 का सेक्रीफाइस किया तो 10,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना जी। अमर टोटल पे करेगा 30,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, जेड पेड के एज फॉलो by issuing 5,000 equity share of 10 each at a premium of 30%, by issuing 1,008% debenture of 100 each at a discount of 10%, balanced by giving a promissory note of 48,000 payable after 2 months। मुझे जर्नल एंट्री करनी है जी।
सबसे पहले मशीन खरीदी आपने के लिमिटेड से, बेटा पीसी कैलकुलेट करने की कोशिश करो, परचेज कंसीडरेशन 5000 इक्विटी शेयर्स, आप 10 रुपए का एक है, 30% प्रीमियम है, 30% फेस वैल्यू पे लगाना, 3 रुपए आ जाएगा, तो 65,000 तो आपने इक्विटी शेयर से दिए। इसके अलावा 1000 डिबेंचर है बेटा, 1000 8% डिबेंचर्स हैं जो कि 100 का है, बस इसमें कुछ डिस्काउंट भी है, वो डिस्काउंट है 10%, फेस वैल्यू पर ही डिस्काउंट लगेगी, यानी कि 90 रुपी का डिबेंचर, 1000 डिबेंचर 90,000 रुपए ये दिए, और बिल्स पेबल से आपने पैसे दिए हैं 48,000। तो बाबू जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2,03,000। अब कर दो जी जर्नल एंट्री, मशीन खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है, के लिमिटेड से खरीदी है, तो टू के लिमिटेड अकाउंट 2,03,000। नरेशन, नरेशन बेटा इसकी आप खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ अभी ये चाहता हूं कि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। के लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं, अब पूरी परचेस कंसीडरेशन लिख दो यहाँ पर, एक लाइन छोड़ देना क्योंकि डिस्काउंट आपको डेबिट करनी होगी। सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर्स दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर दे रहे हैं जी हम 8%, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ढेर नुकसान है, डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब 2,03,000 रुपए मुझे के लिमिटेड को देने हैं, डिस्काउंट है जी 10,000 रुपए, इक्विटी शेयर के सामने फेस वैल्यू लिखना, 10 रुपए का इक्विटी शेयर था, 5,000 इक्विटी शेयर थे, ठीक है जी, 5,000 इक्विटी शेयर में 3 रुपए का प्रीमियम था, डिवेंचर के सामने अगेन फेस वैल्यू 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच 1 लाख, और बिल्स पेबल 48,000। आइए मेरे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, 10th क्वेश्चन। Akash Limited is registered with the authorized capital of 8 crore divided into equity share of 10 each. Subscribed and fully paid up share capital of the company is 4 crore. For providing employment to the local youth and for the development of rural area of JNK, the company decided to set up a food processing unit in Anantnag district. The company also decided to open skill development center in Ladakh, Srinagar and Panch. To meet its new financial requirement, the company decided to issue 1 lakh equity share of 10 each and 10,000 9% debenture of 100 each. The debenture were redeemable after 5 years. The issue of the equity share and the debenture were fully subscribed. A shareholder holding 1,000 share failed to pay the final call of 2 per share, present the share capital in the balance sheet of the company as per the provision of blah blah blah. ठीक है जी बेटा, आओ इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, वो हम कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, क्या कोई डेट गिवन है, मुझे कोई डेट गिवन नहीं है, तो यही लिखना पड़ेगा आपको, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, और फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें भी शेयर होल्डर फंड और उसमें भी शेयर कैपिटल। मुझे शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन दिखानी है जो कि मैं नोट नंबर 1 में दिखाऊंगा। नोट नंबर 1 को यहाँ डिफाइन करते हैं जी। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। वैसे तो ये फेयर सॉल्यूशन का पार्ट होती है पर दिखाई कहीं नहीं जाती बेटा। 8 करोड़ की थी तो 80 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच,
8 करोड़। आपने इशू कितने करे हैं जी? बेटा पहले से 4 करोड़ रुपए के तो मार्केट में शेयर इशू हुए थे, अभी 1 लाख और कर दिए, यानी कि 41 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी कि 4 करोड़ एंड 10 lakhs। ठीक है जी। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। बेटा मेरे पास 40 लाख शेयर नहीं, मेरे पास टोटल 41 लाख शेयर है, जिसमें से आखिरी के 1000 ने कॉल के पैसे नहीं दिए, यानी कि मेरे पास 40,99,000 इक्विटी शेयर फुली पेड है। इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी कि 4 करोड़ एंड 9,90,000। चलो जी। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। एक 1000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, ये फुली पेड नहीं हुए। 10,000 आने चाहिए थे, बट कुछ कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दो। कितना कॉल्स इन एरियर्स है बेटा? कॉल्स इन एरियर्स मेरे पास है 1000 शेयर का 2 रुपए, 2 रुपए कॉल्स इन एरियर्स है बेटा। 1000 शेयर पे तो 2000 रुपए मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन 8000 रुपए मुझे मिल गए। तो 40,998,000 ये प्रेजेंट हो जाएगा बेटा बैलेंस शीट में, 40,998,000। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। Karan Varun were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 1:2. Their fixed capital was 2 lakh, 3 lakh respectively on 1st of April 16. Kishore was admitted as a new partner for ये 1/4 share है बेटा, 1/4 share in the profit. Kishore brought 2 lakh for his capital, which was to be kept fixed like the capital of Karan and Varun. ठीक है जी। Kishore acquired his share of profit from Varun। ठीक है जी। जो 2 पार्टनर उसमें से आखिरी पार्टनर से सारे का सारा शेयर लिया है। Calculate goodwill of the firm on Kishore's admission and the new PSR of Karan, Varun and Kishore. Also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अपने 1/4 शेयर के लिए किशोर 2 लाख रुपए की कैपिटल लाया, यानी कि 25% के लिए 2 लाख की कैपिटल लाया, तो फर्म की कैपिटल कितनी? 8 लाख। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 8 लाख। लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 2 लाख एक बंदे ने लगाया, 3 एक ने और 2 एक ने, यानी कि बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है? 7 लाख की कैपिटल। कैलकुलेशन करिए 8 लाख लगाना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए की गुडविल लगी हुई है। ठीक है जी। किशोर आया था 1/4 शेयर के लिए, यानी कि 25,000 रुपए की गुडविल लानी चाहिए थी, जो वो नहीं लाया। एंट्री कर दो बेटा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि आप कैपिटल नहीं लाए, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो किशोर की कैपिटल कम कर दो, चाहे बेटा करंट को डेबिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वरुण करंट ही क्रेडिट करना, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, वरुण का करंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि वरुण ने सारा सेक्रीफाइस किया, इसलिए 25,000 रुपए वरुण को मिल जाएंगे और किशोर देगा। रही बात नई पीएसआर निकालने की, वो भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बेटा। अगर वरुण का पुराना शेयर 2/3 था और उसने किशोर को 1/4 शेयर दिया, तो एलसीएम वुड बी 12। अगर 12 एलसीएम है तो 5/12 वरुण का शेयर है। पहले पार्टनर का शेयर कितना था? करण का 1/3, इसको 12 के इक्विवेलेंट कर दो, यानी कि 4/12। तो रेशो आ जाएगी 4:5:3, नई पीएसआर आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संदीप, मनदीप, अमनदीप पार्टनर है किसी फर्म के, 2:1 में। फर्म की बुक 31 मार्च को खत्म होती है, 30 सितंबर 2016 को मनदीप की डेथ हो गई। ठीक है जी। और एग्जीक्यूटर को कुछ पैसे देने हैं, पढ़ते हैं जी क्या देना है।
बैलेंस इन हिज अकाउंट और इंटरेस्ट देना है 12% कैपिटल का, बैलेंस है जी 1 लाख रुपए। प्रॉफिट में हिस्सा देना है, ठीक है जी, और नेट प्रॉफिट का रेट बताया गया है आपको पिछले साल का 25%, और सेल बताई गई है 30 सितंबर तक 9 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात। उसको गुडविल का हिस्सा भी देना है, मनदीप की डेथ पर गुडविल है फर्म की 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। और मुझे ये भी बताया गया कि ड्रॉइंग्स भी करी थी मनदीप ने 4,000 रुपए की, ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम देना था जो 120 रुपया, ठीक है जी। और आपको बाकी अकाउंट प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। देखो संदीप, मनदीप, अमनदीप तीन पार्टनर है 2-2-1 में। आओ जी, और एक क्वेश्चन में ना बेटा मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन है और मुझे कहा गया कंप्लीट कर दो मनदीप का कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए तो कैपिटल का बैलेंस था, तो ये तो आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा सबसे पहली बात। इस पर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पहला पॉइंट ये कहता है, और 6 महीने के बाद पार्टनर की डेथ हो गई, तो भैया 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था। मुझे प्रॉफिट में हिस्सा भी देना है, 9 लाख रुपए की सेल हुई है 30 सितंबर तक, और प्रॉफिट की परसेंटेज बताई गई मुझे 25%। बेटा मनदीप का शेयर कितना, मनदीप का शेयर है 2/5, तो 2/5 से आप कैलकुलेट कर लेना, 90,000 रुपए प्रॉफिट में हिस्सा आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। मुझे गुडविल में भी हिस्सा देना था, फर्म की गुडविल शायद 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए की गुडविल थी। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है गुडविल का हिस्सा थोड़ा सा कुछ कम था, ये 1.5 लाख था बेटा, गुडविल का हिस्सा बेटा 1.5 लाख था, गुडविल का हिस्सा 1.5 लाख रुपए था। मनदीप का शेयर है भैया 2/5, जब आप 2/5 से निकालोगे तो मनदीप को गुडविल मिलनी चाहिए जी 60,000 रुपए। कौन देगा, संदीप और अमनदीप देंगे अपनी गेनिंग रेशो में 40 और 20। बेटा संदीप की कैपिटल को भी डेबिट कर दो बाय संदीप कैपिटल अकाउंट, और अमनदीप की भी कैपिटल को डेबिट कर दो बाय अमनदीप कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। 4,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है, तो आपने लिखा होगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 120 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख देना आप 120 रुपए, जो भी बचेगा बैलेंस बेटा 2,56,000 में से 4,120 रुपए माइनस कर दो, यानी कि 1,880 के बैलेंस बचेगा 251,880 तो मनदीप एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा परेशान करने की इन्होंने कोशिश करी, रेस्ट कुछ भी नहीं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन में मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। पुराने पार्टनर है बेटा STUV, ठीक है जी, और 4321 ये रेशो है, कैपिटल गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। From the above date, partner decided to share the future profit in the ratio 3:1:4. For this purpose, goodwill firm की 90,000. Partner also agreed the following. The claim of workman compensation has been estimated at 70,000. मेरे पास रिजर्व 60 के हैं, जबकि क्लेम 70 का है। आगे बढ़ो जी। To adjust the capital of partner according to new PSR by opening partner's current account और प्रिपेयर करना है revaluation, partner capital और बैलेंस शीट। अच्छा जी ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन तो करूंगा लेकिन थोड़ा सा रफ फॉर्मेट यूज करूंगा, आप प्रॉपरली करेंगे। मुझे थोड़ा सा रिवैल्यूएशन करना है इस क्वेश्चन में, एक ही एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट STUV, ये 4 पार्टनर है STU एंड V, और बैलेंस शीट भी बने। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 150, 1 लाख एंड 50,000। बेटा STUV की पुरानी रेशो है 4321, नई रेशो है 3124, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, नई रेशो है 3124, ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले सेक्रीफाइस या गेन निकाल लो। बेटा
पुराना शेयर 4/10, नया शेयर 3/10, 1/10 का सेक्रीफाइस। पुराना शेयर 3/10, नया शेयर 1/10, यानी कि 2/10 का ये सेक्रीफाइस। यू ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन, और 3/10 का गेन दिखाई दे रहा है मुझे वी का। 3/10 का गेन है वी का। अब बेटा फर्म की गुडविल है 90,000। 90,000 में से बेटा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनकी कैपिटल बढ़ा दो, जिसने गेन किया बेटा उसकी कैपिटल कम कर दो। 9,000 और 18,000 एसओटी की कैपिटल बढ़ा दो। 9,000 और 18,000 कैपिटल बढ़ा दी है मैंने एसओटी की बाय 20 कैपिटल अकाउंट, और 20 कैपिटल अकाउंट कम कर दो टू एस कैपिटल अकाउंट टू 30 कैपिटल अकाउंट। 9,000 एंड 18,000। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक एडजस्टमेंट मेरे पास ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन पर क्लेम है 70,000 का, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 के। तो 10,000 का क्लेम मुझे और बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से बना दूंगा, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को नई बैलेंस शीट में दिखाना मत भूलना 70,000। बस, और तो कुछ है ही नहीं। कैपिटल को नई पीएसआर में एडजस्ट करना वो कर देंगे। रीवैल्यूएशन में लॉस आता है 10,000 का, पुरानी पीएसआर में बांट दो 4:3:2:1, यानी कि चारों पार्टनर को मिल जाएगा 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 का लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस को लिखते हैं हम 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। बेटा आप बैलेंसेस रफ में निकालेंगे, क्योंकि आपको जो नया बैलेंस चाहिए वो नई पीएसआर में होना चाहिए। इसके अलावा मुझे पार्टनर करंट से भी कैपिटल को एडजस्ट करना है। 2,09,000 में से 4,000 चला गया, 2,05,000 प्लस 168 में से 3 चले गए, 1,65,000, 1,00,000 में से 2,000 चले गए, 98,000, और 50,000 में से 28 चले गए, 22,000। ये मिलाकर आ गया 1,20,000, और ये मिलाकर आ गया 370। तो 4,90,000 रुपए की नई कैपिटल है फर्म की। इसको बांट दो नई पीएसआर में 3:1:2:4। बेटा 3/10 आ जाएगा 147, 1/10 49,000, 2/10 98,000, और 4/10 यानी कि 1,96,000। अब देख लो करंट जिस भी तरफ आ रहा है एडजस्ट कर दो। 29 में से चला गया 151, 29 में से चला गया 151, ये आ जाएगा 58। तो पार्टनर्स करंट के नाम से लिख दूंगा, पार्टनर्स करंट के नाम से इसको एडजस्ट कर देंगे जी। 168 में से 52 चले गए हैं जी, यानी कि 1,16,000 का पार्टनर करंट का बैलेंस यहाँ पर। ये 1,00,000 है, ये भी 1,00,000 है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। 196 एंड 28, इसमें से मुझे 50,000 माइनस करना, यानी कि 1,74,000 पार्टनर करंट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 1,74,000। बेटा ये बैलेंसेस नई बैलेंस शीट में भी चले जाएंगे, और ये दोनों करंट लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये करंट बेटा एसेट साइड चला जाएगा। तो इन सबको दिखा देते हैं बेटा। उसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट, जो भी बेटा एसेट्स और लाइबिलिटी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, उनको रिकॉर्ड करना मत भूलना। बैलेंस शीट विल 100% टैली। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैपिटल दिखा रहे हैं सबसे पहले एस टी यू और बी की, जो कि है 147, 49, 98, 196। ठीक है जी, ये टोटल कैपिटल थी 4,90,000। इनका करंट दिखाना भी मत भूलना। करंट के बैलेंसेस भी हम दिखाएंगे, जैसे कि मुझे करंट दिखाना है एस और टी का 58 एंड 1,16,000, यानी कि 1,74,000। ठीक है जी। 20 करंट एसेट साइड जाएगा बेटा 1,74,000। अब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स करके कुछ एसेट्स थी,
क्रेडिटर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, इनको एज इट इज रिकॉर्ड कर देना बैलेंस शीट पे 100% टैली। स्टार्ट करते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। ऑन 1st of April 15, KK Limited issued 509% debenture of 500 each at a discount of 4%, redeemable at 5% premium after 3 years. Pass necessary journal entry for the issue of debenture interest for the year ended 31st of March 16, assuming that interest is payable on the 30th September and the 31st March, and rate of TDS, tax deducted at sources, 10%. The company closes its books on 31st of March every year. एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, कोई नहीं करते हैं जी इसको एक बार देखते हैं ढंग से। 500 डिबेंचर्स इशू कर रही है मेरी कंपनी, 500 रुपए का एक डिबेंचर है, लेकिन मुझे कहा गया 4% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। बेटा 4% डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से रखती है। अगर 500 का 4% निकालोगे तो ये 20 रुपए आएगा। 500 डिबेंचर पर 480 रुपए आए, यानी कि 2,40,000 रुपए आए। पैसे आते ही हम कभी नहीं देखते किस बात के पैसे आए। 500 डिबेंचर पर 500 रुपी का डिबेंचर है, 2.5 लाख रुपए डिबेंचर के नाम के और बाकी 10,000 रुपए की डिस्काउंट है। आओ जी फटाफट से एंट्री करते हैं। ये 1st of April को मैं एंट्री कर रहा हूं 2015 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2,40,000 रुपए। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर है बेटा, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए थे, डिस्काउंट इज अ लॉस टू अस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि लॉस है और दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं बेटा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, साथ ही साथ प्रीमियम भी है रिडेम्पशन पर जो आपको देना है 3 सालों के बाद। बेटा प्रीमियम होना रिडेम्पशन पर हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना जी, कि लेते टाइम तो भैया मैं पैसे ले रहा हूँ 480 रुपए और देते टाइम कुछ ज्यादा दे, तो मेरा नुकसान है, नुकसान को डेबिट करो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और जितना लॉस है उतनी लाइबिलिटी बना दो, क्योंकि आज नहीं दे रहा हूं मैं प्रीमियम, ये प्रीमियम 3 साल के बाद दूंगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू चली जाएगी 2.5 लाख रुपए, 10,000 की डिस्काउंट थी, 240 आपके पास रिसीव हुए। कितना प्रीमियम है रिडेम्पशन पर? 5% प्रीमियम है रिडेम्पशन पर, इसका 5% निकालना है ना, तो 12,500 रुपए आ जाएगा, ठीक है जी। 30 सितंबर को भी इंटरेस्ट देना है मुझे, 31 मार्च को भी इंटरेस्ट देना है। दो जी इंटरेस्ट भैया, इंटरेस्ट दोगे, नुकसान है, खर्चा है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले ड्यू करेंगे इंटरेस्ट को टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, साथ ही साथ ड्यू कर देना टीडीएस को भी। बेटा ये टीडीएस क्या होता है? जहां पर आपने इनकम कमाई वहीं इनकम टैक्स काट लिया जाए, उसे टीडीएस बोलते हैं। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जब आप ब्याज बांटने लगोगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर की इनकम है, तो आप टैक्स काट के दोगे उनको, और मुझे जैसा कहा गया मैं वैसा ही करूंगा। बेटा आप फेस वैल्यू जो 2.5 लाख रुपए है उसका 9% ब्याज देनी है पूरे साल की। 2.5 लाख के डिबेंचर है, 9% ब्याज देनी है, लेकिन 6 महीने की ब्याज कितनी? आओ जी, तो हम 6 महीने की ब्याज निकाल रहे हैं, तो 6 महीने की ब्याज आ जाएगी ये 1250 मल्टीप्लाइड बाय 9,
11,250 टोटल इंटरेस्ट देना है 11,250, लेकिन 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि इसका 10% 1125, तो डिवेंचर होल्डर को हमें पैसे देने हैं 10,125। नेक्स्ट एंट्री करो जी। नेक्स्ट एंट्री में इनको पे करो। अभी हमने ड्यू करा था, पे करो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट तो बैंक। ये पैसा सरकार की जेब में जा रहा है और ऊपर वाला पैसा डिवेंचर होल्डर की जेब में। 10,125, 1125, 11,250। बेटा 31 मार्च को भी ये दोनों एंट्री सेम होंगी। ये दोनों एंट्री सेम होंगी। मैं लिख रहा हूं दो दो मतलब सेम कर लेना, लेकिन बस आखिरी में काम कर देना, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एक तो हमें 11,250 11,250, एक तो हमें 22,500 रुपए ये ट्रांसफर करने हैं। साथ ही साथ हमने 22,500 का ये भी लॉस बियर किया हुआ है, तो 45,000 रुपए टोटल ट्रांसफर हो जाएंगे। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। सारा का सारा नुकसान ट्रांसफर कर दो, सारा नुकसान का टोटल बैठ रहा है 45,000 रुपए। डिस्काउंट है 10,000 रुपए की, लॉस हुआ था 12.5 का और इंटरेस्ट है 22.5 का, तो 45,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन में से एक है, यहीं पर सॉल्व कर देंगे जी। मुझे जर्नल एंट्री करनी है डिसोल्यूशन की। कहता है एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज गिवन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। बेटा पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन का खर्चा रियलाइजेशन के नाम से डेबिट होगा। जब हम रेम्यूनरेशन देंगे पार्टनर को नगद कुछ नहीं देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। आगे बढ़ो। डिसोल्यूशन के खर्चे 8,000 रुपए जो पे करे किसी पार्टनर एम ने। बेटा अगर पार्टनर ने पे कर दिया हमें पार्टनर को पे करना पड़ेगा, नगद हम भी नहीं देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। आगे बढ़ो जी। डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 5,000, कुछ नहीं बताया किसने पे करे, तो हमने ही पे किए होंगे, हमारे ही खर्चे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनरशिप फर्म ने पे किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट 5,000। आगे बढ़ो जी। P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses rupee 4,000 were paid by P. बेटा हमने P को रेम्यूनरेशन दी, नगद नहीं दी होगी, P का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपी। अब एक्चुअल खर्चे कितने आए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पी ने एग्री किया था, उसके सारे खर्चे उसके ही हैं। अगर एक्चुअल खर्चे 4,000 हुए और पी ने करे तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा उसकी। आगे बढ़ो जी। फिफ्थ वन, एन एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस करा रहा है, उसको रेम्यूनरेशन देनी है 9,000। एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल खर्चे हुए 4,000 जो उसने फर्म से पे करा दिए। भैया यहाँ पर मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले रेम्यूनरेशन दो, तो नगद तो कुछ नहीं दिया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट 9,000, 9,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दी हमने। ठीक है जी। एक्चुअल खर्चे 4,000 हुए जो फर्म ने पे किए, फर्म ने पे किए तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा जी। बैंक बैलेंस कम कर दो, कर दिया बैंक बैलेंस कम, लेकिन खर्चे एन के थे। एन ने बोला था भैया मेरे खर्चे नहीं थे, एन के खर्चे थे और मेरे से पे करा दी, तो एन की कैपिटल को कम कर दो। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं लास्ट वन की तरफ। Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000. Q को मुझे 18,000 रेम्यूनरेशन देनी है।
Q agreed to take over the stock worth ₹18,000 as his remuneration. The stock had already been transferred to the realization account. बेटा चाहो तो कोई एंट्री मत करो इसकी, नो एंट्री, तब भी पूरे नंबर है। चाहो तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी। अगर क्यू को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल। और क्यू ने क्या करा, अगर स्टॉक ले लिया है जो पहले से ही ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में, तब आप क्या करोगे, क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। दोनों एंट्री एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगी, इसलिए आपस में बिल्कुल कैंसिल होंगी, कोई एंट्री मत करो, नंबर पूरे मिलेंगे बेटा। तो हमने कर लिया है बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छे से खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एडमिशन का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करने को कहता है, और ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन जर्नल एंट्री करने को कहता है। तो बेटा हम ना रिटायरमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पढ़ते एक बार फटाफट से। MNG पार्टनर है, पुरानी PSR 532 और उनकी बैलेंस शीट गिवन है मेरे को। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग और P&L का बैलेंस। जनरल रिजर्व भी बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कहता है एम रिटायर हो गया है और उसके रिटायरमेंट पे क्या एग्री हुआ, डेटर्स of 2000 will be written off as bad debt and a provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt is to be maintained। ठीक है जी। पेटेंट को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 10,000 के, उनको भी कंसीडर करना है। और एन और जी की फ्यूचर PSR है 2:3। गुडविल बताई गई मुझे, एम के रिटायरमेंट पे 3 लाख रुपए मुझे जर्नल एंट्री करनी है जी। आओ जी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांटो बेटा। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड दिखाया गया, मतलब क्रेडिट है। कैसे बांट सकते हैं, डेबिट करके। तो आपने क्या किया होगा, जनरल रिजर्व डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे पार्टनर का नाम जी, टू जीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप खुद लिखेंगे बेटा। 30,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, जब आप 5:3:2 में बांटेंगे तो बेटा 15 9 6 बढ़ जाएगा। आगे बढ़ो। P&L का डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट करके बांट सकते हैं। बांटो जी 25,000 रुपए। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25,000 रुपए को बेटा आपको बांटना है 5:3:2 में। लो जी 5:3:2 में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं जी। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन की कहानी शुरू हो गई। बैड डेट हुए 2,000 रुपए के, बैड डेट हुए 2,000 रुपए के। बैड डेट एक नुकसान है, डेबिट होता है और ये डेटर को कम कर देता है। बैड डेट टू डेटर 2,000। और इस बैड डेट को किससे सेट ऑफ करेंगे, मेरे पास बेटा बैलेंस शीट में 5,000 का प्रोविजन, उससे सेट ऑफ करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट सेट ऑफ करना है, तो बैड डेट की साइड बदलनी। अब बेटा इन दोनों एंट्री का क्रक्स देखो क्या हुआ। जितना बैड डेट डेबिट था उतना क्रेडिट हो गया, बैड डेट तो हो गया बुक से खत्म। डेटर 2,000 से कम हो गया, प्रोविजन 2,000 से कम हो गया। डेटर 45,000 रुपए के गिवन है बेटा बैलेंस शीट में। डेटर बेटा 45,000 के गिवन है और प्रोविजन 5,000 रुपए के। अगर 2,000 से कम हो गए, डेटर बचे 43,000 के और 3,000 का बचा बेटा प्रोविजन। तो बेटा अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन है का 5% प्रोविजन बना दो डेटर का। बेटा ये रहे डेटर, इसका 5% प्रोविजन बनाओगे तो बेटा प्रोविजन कितना बनेगा 2150। मेरे पास तो पहले ही 3,000 है। अगर 3,000 का प्रोविजन और मुझे 2150 करना है तो 850 से प्रोविजन को कम करना है। करो जी 850 से प्रोविजन को कम। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, कम करना है तो डेबिट करके ही कम कर सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, provision for bad and doubtful debt account debit to revaluation account, to revaluation account। मैंने 850 रुपए से प्रोविजन कम कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बेटा मुझे रीवैल्यूएशन से ही कुछ और एंट्री भी करनी है। क्वेश्चन ने कहा था पेटेंट बिल्कुल खत्म कर दो,
तो पेटेंट्स को मैं खत्म कर रहा हूँ, पेटेंट एक एसेट है, ठीक है जी। अगर खत्म करना है क्रेडिट करके खत्म कर सकता हूँ। पेटेंट को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक बिल्डिंग और मशीनरी, इनको मुझे डेप्रीशिएट करना है 5-5%। अमाउंट देखते हैं एक बार जी। पहले पेटेंट को राइट ऑफ करो, पेटेंट की अमाउंट है 30,000। स्टॉक को 5% कम करना है, ये स्टॉक था 50,000 यानी कि 2500। बिल्डिंग, मशीनरी और बिल्डिंग, चलो पहले बिल्डिंग 5,000 और वो 7500, 5,000 और मशीनरी 7500 कम कर दो जी। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट भी है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर को बुक्स में दिखा दो 10,000। बेटा रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर करके ही दिखा सकता हूँ इन 10,000 को। 10 और 10 20, 50, 55,000 रुपए, 55,000 रुपए रिवैल्यूएशन का बैलेंस है। अब बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, रिवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता। अगर डेबिट 55,000 से है और क्रेडिट 850 से, यानी कि नेट डेबिट है 54,150, खत्म करो जी। रिवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता। अब मेरे को दिख रहा है रिवैल्यूएशन में लॉस आया, मैं बांट के खत्म कर रहा हूँ। किसमें बटेगा जी? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ 54,150। आधा नुकसान तो इसका ही है 27,075 रुपए। 5/10 रेशो थी ना इसकी, 3/10 और 2/10। एक बार चेक कर लेते हैं रेशो, वैसे 532 की, यस 2/10। लो जी, बांट दिया हमने 532 में नुकसान को। अब और देखते हैं जी क्या बचा है। नई पीएसआर एन जी की देता है 2-3 और फर्म की गुडविल देता है 3 लाख रुपए। आओ जी बेटा, एम एन और जी की पुरानी रेशो है 5:3:2 और एन और जी की नई रेशो है 2:3। आप बेटा गेन निकाल लो एक बार अच्छे से। न्यू रेशो, पहले मैं एन के एंगल से निकाल रहा हूँ, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसका 10 वुड बी द एलसीएम। तो 1/10 का गेन किया एन ने। जी के एंगल से 3/5 न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 2/10, 10 वुड बी द एलसीएम। 4/10 गेन किया इसने, यानी कि 1:4 है बेटा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो 1:4 है बेटा, बांट दो। जिस रेशो में गेन किया उसी रेशो में आप गुडविल का शेयर देंगे। 3 लाख पूरी फर्म की गुडविल है, एम का शेयर था 5/10। एम बेटा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, इसने तो हमेशा ही सेक्रीफाइस किया है, तो एम की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो एम्स कैपिटल अकाउंट, हमने एम के हिस्से की गुडविल निकाली है बेटा 1.5 लाख रुपए। कौन देगा? एन और जी देंगे 1:4 में, इन्होंने जिस रेशो में गेन किया है। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1:4 में, यानी कि 30,000 एक आदमी देगा, 1,20,000 एक आदमी देगा। अब बाबू सारा कुछ निपटा चुके हैं, बस आपको क्या करना है, एम्स कैपिटल डेबिट सारा पैसा लोन अकाउंट में डाल दो उसके रिटायरमेंट पे। तो एम्स लोन अकाउंट, एम्स लोन अकाउंट। अब बेटा एम का कैपिटल का बैलेंस देख लेते हैं कितना है। 1.5 लाख तो पुरानी बैलेंस शीट में ही था। एक तो 1.5 लाख रुपए ये देने, एक 1.5 लाख ये देना है, 3 लाख रिवैल्यूएशन का लॉस देना है, 27,075 रुपए। 15,000 देना है, 12,500 लेना। बस कर लेते हैं बेटा कैलकुलेट। 3 लाख रुपए तो ये आ गया, और
बेटा 3 लाख रुपए में से माइनस कर दो 24,575, तो 425 5 275,425 ये पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। AXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, बेटा ये क्वेश्चन अच्छा जरूर हो सकता है लेकिन मेरे को ध्यान आ रहा है जो चॉइस में क्वेश्चन है वो बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par, अमाउंट पेबल वाज एज फॉलो 343, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। यानी कि अगर 1 लाख शेयर हम इशू करना चाह रहे थे और 3 गुना शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए यानी कि 3 लाख की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर वर रिजेक्टेड एंड द मनी रिफंडेड, अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो। ठीक है जी, कैसे हमने अलॉट किया? 1,60,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने 80,000 शेयर दिए, 80,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें हमने 20,000 शेयर दिए, और एक्सेस मनी जो रिसीव हुई एप्लीकेशन पे वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक। मैं आपको बता देता हूँ यही क्वेश्चन का सबसे प्यारा हिंट होता है बेटा। अगर किसी ने कह दिया ना एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगी तो 100% एडजस्ट होगी, फर्स्ट कॉल तक जाएगी बेटा ये एडवांस। ठीक है जी, फिलहाल इसके अलावा भी मैं आपको एक और शिक्षा दूंगा यहाँ पर, समझना आराम से। All calls were made but duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1। इस कैटेगरी में बिलोंग करता है बेटा जिसने अप्लाई किया 320 शेयर के लिए, उसने बेटा फाइनल कॉल नहीं दी है, उसके शेयर जब्त कर लिए हमने, बाद में रीइश्यू कर दिया 15 के हिसाब से फुली पेड शेयर, और मुझे बेटा जर्नल एंट्री करनी है। आइए मेरे बच्चों, खैर जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है पहले वो लिखो। देखो जिन्होंने 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको हमने 80,000 शेयर दिए, जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई करा उनको हमने 20,000 शेयर दिए, और बेटा टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 3 लाख आई, टोटल हम शेयर दे सकते थे 1 लाख। यानी कि बेटा बचे हुए जो क्वेश्चन में लिखा था बचे हुए 20% को आपने कुछ नहीं दिया। तो बाबू ये टेबल मेरे पास तैयार हो जाती है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की। तो सबसे पहले मैं 1 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ प्लस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की कैटेगरी 1 है 80,000 शेयर के पैसे एडजस्ट होने हैं। एडजस्टमेंट की कैटेगरी 2 है बेटा 60,000 प्लस रिजेक्शन, बेटा 60,000 शेयर रिजेक्ट हुए। पैसा आते टाइम कभी नहीं दिखता, किस बात का यार? 3 लाख शेयर पर 3 रुपए 9 लाख है। 3 लाख रुपए शेयर के हैं, 2,40,000 रुपए एडजस्ट करने अलॉटमेंट में, 1,80 फिर एडजस्ट करने अलॉटमेंट पे, और 60,000 शेयर पे 3, 1,80,000 रुपए रिफंड करने। 1 लाख शेयर से मांगे 4 लाख आए या नहीं वो बात में देखते हैं। 3 लाख फिर मांगे, आए या नहीं ये बात का होता है जी। उत्तर जी अब आराम से जरा इस बात को समझ लो बेटा। जब किसी ने मेरे पास एप्लीकेशन दी 1,60,000 शेयर की तो मैंने उनको 80,000 शेयर दिए, यानी कि बचे हुए 80,000 के 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पर मेरे पास एडवांस पड़े होंगे। जब मैं अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर से मांगूंगा? मैंने 80,000 शेयर दिए तो 80,000 से मांगूंगा। मैंने कहा लाओ 80,000 शेयर, लाओ 4 रुपए, 3,20 ले आओ। उन्होंने कहा 3,20 में से 2,40 तो हमारे एडवांस ही पड़े, तो यानी कि ये सारे पैसे तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में सोचो, जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको मैंने 20,000 शेयर दिए, यानी कि 60,000 शेयर पर 3 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे जी, बिल्कुल एडवांस दिखाई दे रहे हैं मुझे। जब अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर से मांगूंगा? 20,000 शेयर से। मैंने कहा लाओ 20,000 शेयर, लाओ 4 रुपए, 80,000 रुपए दो। तो बेटा 80,000 रुपए ही यहाँ पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकते हैं। मैं मांगूंगा 80, वो कहेंगे 1,80 तो एडवांस ही पड़ा आपके पास। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल कितने शेयर से मांगूंगा? अगेन 20,000 शेयर से। मैंने कहा 20,000 शेयर, लाओ 3 रुपए, लाओ 60,000। वो क्या बोलेंगे? 1 लाख तो हमारा एडवांस पड़ा है, 60,000 रुपए ये बेटा फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट हो जाएंगे। बेटा अभी भी अमाउंट बच रहा है इनका, अभी भी 40,000 बच रहा है जो कि मुझे रिफंड ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है जी, अब बेटा क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कैटेगरी में एक पर्सन था जिसने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया। बेटा ये अगर आप देखो 2:1 है, अगर उसने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया तो मैंने 160 ही शेयर दिए होंगे। कहता उसने फाइनल कॉल नहीं दी, ये कॉल नहीं दी बेटा।
बाबू क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी वालों का एडवांस अलॉटमेंट पर ही खत्म हो गया, तो ये एडवांस के बारे में मत सोचना। 160 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, 480 नहीं दिए और उनके शेयर जब खत्म, कहानी बस इतनी सी कहानी है। ठीक है जी, आओ फटाफट से जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख रुपए। सेकेंड वन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा था, नाम लिखो जी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टेबल में मास्टर हो बेटा, जर्नल एंट्री कुछ नहीं है सर। फर्स्ट कॉल पे भी कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा था, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कुछ पैसा रिफंड टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल पर एडजस्ट हो रहा था, यहाँ पर लिखा था अमाउंट 3 लाख, अलॉटमेंट पर 240 और 80, 320। फर्स्ट कॉल पर 60,000, रिफंड 180 और 40, 220। कुल मिलाकर 9 लाख रुपए एप्लीकेशन पर कहां कहां पहुंचा दिया मैंने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख। अलॉटमेंट में कितने पैसा है ये देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आए हैं जी, 320 माइनस कर दो 4 में से, 80,000 रुपए। फर्स्ट कॉल पर देखते हैं जी क्या हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगो जी पैसा, कितना मांगे, 3 लाख रुपए। पैसा कितना आया देखते हैं जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा 2,40,000 में से 480 चले गए, 2,39,520। अब करो शेयर जब्त। जब भी शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं विद कॉल्ड अप वैल्यू। जो जो नहीं दिया सब लिखो, शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो दिया तब जब्त कर लो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 160 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांगे आपने, 1600। 160 शेयर पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, तो जो 7 रुपए है वो सब जब्त। आपने उसके बाद शेयर रीइश्यू भी करे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 15 रुपए के हिसाब से शेयर इशू, सॉरी बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में, 15 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करे आपने, जो शेयर 10 रुपए का था। क्वेश्चन का फुली पेड शेयर से कंपेयर कर, तो बेटा 160 शेयर 10 रुपए का मेरा शेयर था, 1600 यहाँ आ गए। 160 शेयर पे 500 रुपए, 800 रुपए प्रीमियम है। 160 शेयर पे 15 रुपए आपको मिले होंगे, 2400। सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो जी 1120 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो गया है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज it is the part of cash and cash equivalent, because it is the part of cash and cash equivalent, इसलिए बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते। net increase in working capital other than cash and cash equivalent will increase, decrease or not change the cash flow from operating activity. give reason in support of your answer। बेटा अगर net increase है working capital में
तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो बेटा डिक्रीज करेगा कैश के फ्लो को। क्यों? बिकॉज नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द कैश आउटफ्लो। लो जी, 1 मार्कर्स थे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया। अभी 4 मार्क क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? हम क्यों एनालिसिस करते हैं, चाहे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, कॉमन साइज हो, रेशोज हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो? क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या हासिल होगा इनसे बेटा? टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो बेटा हम प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, टू असेस द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की भी बात बेटा लिख कर आना। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस तो फैसिलिटेट बेटा एनालिसिस की वजह से हमें एक फायदा होता है, तो फैसिलिटेट द इंटर फर्म कंपैरिजन। हम दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर पाते हैं अपने स्टैट्स का, अपने डेटा का, ठीक है जी। और बेटा हम असेस कर पाते हैं मैनेजमेंट एफिशिएंसी, टू असेस द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ये 4 पॉइंट लिखना बेटा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रेशो ऐसी होती है जो बेटा एफिशिएंसी की बात करते हैं, जिनसे एफिशिएंसी पता लगती है बिजनेस की। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्या कहता है 21? क्विक रेशो मुझे गिवन है बेटा 0.8:1। अगर 0.8:1 गिवन है तो बेटा मैं 80,000 और 1,00,000 मान लेता हूँ। क्विक एसेट्स को मान लिया मैंने 80,000 और करंट लायबिलिटी को मान लिया मैंने 1,00,000। क्विक रेशो बेटा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। State with reason whether the following transaction will increase, decrease or not change the quick ratio. Purchase loose tools 2000। बेटा अगर मैंने loose tools खरीदे हैं तो बेटा कैश तो कम हो जाएगा पर इन्वेंट्री में loose tools बढ़ जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री में loose tools, पहली बात तो इन्वेंट्री पार्ट नहीं होती बेटा क्विक एसेट्स का, तो बेटा सिर्फ कैश माइनस हो जाएगा 2000 से, नोमरेटर कम हो जाएगा 2000 से, तो इसकी वजह से तो बेटा डिक्रीज ही होगा। आगे बढ़ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500 रुपए फालतू पे कर दिए। अगेन जब फालतू पे कर दिए बेटा कैश कम हो जाएगा, अब आपको लगेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, पर बेटा वो भी कोई एसेट्स का पार्ट नहीं होते। सिर्फ कैश 500 रुपए कम हो जाएगा, नोमरेटर कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी बेटा डिक्रीज होगा। अब कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैंने उधार पर सामान बेचा तो उससे क्या होगा बेटा? मेरे बिजनेस के डेटर्स बढ़ जाएंगे, क्विक एसेट्स में डेटर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इन्वेंट्री चली जाएगी। बट इन्वेंट्री क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होती, क्योंकि डेटर बढ़ जाएंगे, एक चीज बढ़ी रही है बस, तो बेटा इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा बेटा रेशो में। ऑनर्ड अ बीपी 5000 ऑन मैच्योरिटी। बेटा एक बिल्स पेबल आपने पे कर दिया मैच्योरिटी पे, 5000 क्विक एसेट्स में से कम हो जाएंगे और 5000 करंट लायबिलिटी में से कम हो जाएंगे। ये दोनों कम हो जाएंगे, एक तो कैश चला जाएगा, एक सॉरी कैश जाएगा तो क्विक एसेट्स कम हो जाएंगी, और बेटा बिल्स पेबल मैच्योर हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। ये बचेगा 75/95। सॉल्व करके देख लेना, जो भी आएगा 15/19 आ रहा है, जो भी आएगा वो लिख देना, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या नॉट चेंज हुआ। तो बाबू अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अपने। क्या कहता है मुझे ये क्वेश्चन? बेटा ये 22 क्वेश्चन है, शुरू में जितनी बातें कर रखी है सब बहुत बेकार की बातें कर रखी है, और आपसे पूछता है स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और डिजाइन। ये बेटा मैंने सॉल्यूशन इसका प्रिंट कर दिया। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? शेयर होल्डर फंड, और उसमें भी रिजर्व्स एंड सरप्लस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में 6 हेडिंग होती है, सीआईटी सीएसओ, ठीक है जी। बाबू ये जो एस है ना, यही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, सब हेड का नाम यही लिख देना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यूआईपी, बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट्स, और उसमें भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, और इसमें भी एक सब हेड होता है कैपिटल डब्ल्यूआईपी, उसी का पार्ट है। डिजाइन, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स में भी इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। तो अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन है बेटा कैश फ्लो का। कैश फ्लो करने का तरीका मैंने 2 से 3 बार पहले भी आपको बताया बेटा। मैं पहले सारे नोट्स टू अकाउंट सॉल्व करूंगा,
सारी एडिशनल इन्फो सॉल्व करूंगा, फिर बेटा पढ़ूंगा, बाकी कुछ चीजें रह जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये बेटा हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। एडजस्टमेंट करते हैं, इसके बाद हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद बेटा आता है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल के चेंज इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजें ऐड होनी होंगी तो ऐड करेंगे, लेस होनी होंगी तो लेस करेंगे। फिर आता है हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। फिर पता लगेगा हमें नेट कैश इनफ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आउटफ्लो। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी पुत्र जी, करते हैं श्री गणेश। सबसे पहले बेटा नोट शो अकाउंट। बेटा सरप्लस में चेंज हुआ है 225 से 450 हो गया, यानी कि 225 का चेंज हुआ और वो भी पॉजिटिव। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, डिफरेंस इन एसपीएल, डिफरेंस इन एसपीएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,25,000 का तो चेंज हुआ है। आगे बढ़ो जी। डिवेंचर 3.5 से 4.5 हुए, 1 लाख के इशू हुए, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बताया ये जो 1 लाख रुपए के 12% डिवेंचर हुए वो 31 मार्च 16 को इशू हुआ, यानी कि बिल्कुल आखिरी दिन इशू हुआ है। आओ जी, इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग का पार्ट है, उसका इंटरेस्ट बेटा 2 जगह पर जाएगा। इशू एंड डिवेंचर 1 लाख रुपए के। अब रही बात कैलकुलेशन की कि कितना ब्याज देना है। मेरे पास डिवेंचर पूरे साल 3.5 लाख के रहे हैं, आखिरी दिन बेटा इशू हुए हैं 1 लाख के डिवेंचर, तो 3.5 लाख के डिवेंचर पर 12% ब्याज दे दो। 12% दोगे तो बेटा ये 42,000 रुपए का ब्याज आएगा, 2 जगह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए तो नुकसान ही है, 42,000 रुपए। एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो यहीं पर लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 42,000। आगे बढ़ जाते हैं जी। बैंक ओडी 75 से 1.5 लाख हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से भी बिजनेस में पैसा आ रहा है 75,000। फाइनेंसिंग का पार्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, टेंजिबल एसेट मशीनरी और उसका डेप्थ, और नीचे मशीनरी से लिखी हुई एक एडजस्टमेंट। तो ये दोनों अकाउंट भी आपको बनाने पड़ेंगे, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्थ। मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट एक एसेट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करो ऑन द डेबिट साइड। 10,55 और 16,75, 10,55,000, 16,75,000। एक्यूमुलेटेड डेप इज एज गुड एज प्रोविजन फॉर डेप, तो बेटा प्रोविजन एक लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो।
कितना है जी, 140 और 210। अब बेटा नीचे दी हुई एडजस्टमेंट मैं पढ़ लेता हूँ। नीचे मुझे एक एडजस्टमेंट देता है, ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेट वाज 40,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। ठीक है जी, एक मशीनरी जो 80,000 रुपए की है, जिसके ऊपर डैप इकट्ठा हो के 40,000 हो चुका है, ये 40 की बची 10 लॉस में बेच दी। यानी कि बेटा कितने की बेच दी, मैंने बेच दी 30,000 रुपए की। तो 30,000 की बेची मैंने इसको। अब सबसे पहले रिकॉर्ड करो 40,000 का एक्यूमुलेटेड डैप। एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट में बेटा गिनती की 4 चीजें जा सकती हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद बेटा जा सकता है वो मशीनरी का डैप जिसको आपने बेचा और डैप ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा जिस मशीनरी को मैंने बेचा उसका डैप दिखाओ, तो मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट में भी जाएगा 40,000 रुपए। 2.5 लाख में से आप माइनस कर दो बेटा 1,40,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डैप ड्यूरिंग द ईयर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कुछ और नहीं बेटा, डैप ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है जी, ये मशीन अकाउंट में लेकर जाओ बाय एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डैप के नाम से कितने रुपए गए, 40,000 रुपए गए। मैंने 30,000 में बेच दिया बाय कैश या बैंक मशीनरी, और 10,000 रुपए का लॉस इंकर किया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब यहां से देखते हैं जी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है, 80,000 और 75,000, ये आ गया 7 लाख की बैलेंसिंग फिगर। तो ये कुछ और नहीं, परचेज ऑफ मशीनरी है, तो कैश या बैंक के नाम से इसको रिकॉर्ड कर देंगे। 7 लाख की मशीनरी परचेज करी आपने, इन्वेस्टिंग में दिखाओ जी, परचेज ऑफ मशीनरी 7 लाख। 30,000 की मशीनरी बेच दी आपने, सेल ऑफ मशीनरी 30,000, 10,000 का लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000, डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेप्रीसिएशन 1,10,000। आगे बढ़ जाओ, देखते हैं जी और क्या गिवन है। गुडविल बेटा पहले 1.5 लाख थी, अब 1 लाख, राइट ऑफ हो गई है 50,000 रुपए की गुडविल। ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी राइट ऑफ हुई है जी, 50,000 रुपए, ये भी रिकॉर्ड करना मत भूलना। आगे बढ़ो जी, मुझे स्टॉक इन ट्रेड देता है जो कि 50,000 का इंक्रीज है, आउटफ्लो में रिजल्ट करेगा। आउटफ्लो इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड 50,000 रुपए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जी, प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं होगा, पिछला प्रपोज डिविडेंड दो जगह पर चला जाएगा। एक तो बेटा वर्किंग नोट में ऐड करना मत भूलना है इसको, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, और एक बेटा फाइनेंसिंग में चला जाएगा। प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेड के नाम से दिखाओ इसको, इसका नाम कर दो डिविडेंड पेड 1,25,000। आगे बढ़ जाते हैं जी, मैंने एक बार सारे नोट्स सॉल्व कर लिए, सारी एडिशनल इन्फो सॉल्व कर दी। अब देखता हूं और कुछ है तो। बेटा शेयर 7 से 9 लाख हो गए, 2 लाख के शेयर इशू हुए, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 2 लाख। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली, सेकंड थर्ड कर ली, 4 5। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 का इंक्रीज, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000। आगे बढ़ जाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट
कुछ नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इन्वेंटरी दिखा दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पार्ट ही इसका है। आओ जी, वर्किंग नोट में अमाउंट आई है हमारी टोटल 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिए। बेटा आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है। ठीक है, ये चारों चीजें ऐड हो रही है मेरे पास, 1,70,000 और 42, यानी कि 212, टोटल मिलाकर 5,62,000। 50,000 ये माइनस होने हैं। मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 5,12,000 रुपए का आ जाएगा, इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं है, तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,12,000 रुपए। अब बेटा आपको क्या करना है, ये भी रिकॉर्ड करना है। 750 में से 30 चला गया तो भैया 7,20,000, 7,20,000 नेट कैश आउटफ्लो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 1,75,000 और 2,00,000, 3,75,000 पॉजिटिव का है और 1,67,000 नेगेटिव है जी, तो 2,08,000 रुपए का नेट कैश इनफ्लो है। जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो कुछ भी नहीं बच रहा मेरे पास बैलेंस। 5,12,000 पॉजिटिव, 2,08 पॉजिटिव, 7,20 नेगेटिव, तीनों को मिला के 0 हो रहा है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होंगे इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं बेटा। आप जब इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ोगे, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,13,000 किसके बराबर है, बिल्कुल क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है जी। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। आखिरी में आप सबके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन, बेटा मेरी वेबसाइट का लिंक एज वेल एज मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना जी। आप यहाँ से मेरे से पेड सैंपल पेपर भी खरीद सकते हैं, जो कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है। 10 पेड सैंपल पेपर है ईच सब्जेक्ट, और बेटा ईच सब्जेक्ट के चार्जेस है 100। अगर आप कॉम्बो बाय करते हैं तो कॉम्बो के लिए आपको सिर्फ 250 पे करना होगा, जिसमें आपको 30 पेड पेपर मिल जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि बेटा आप जो फ्री पेपर है वो तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, पेड भी करेंगे सॉल्व। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल ही है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।